पाठ 5 क्वालिटी यानी गुणवत्ता। पाठ शुरू करने से पहले एक सवाल कि क्या एक जूते बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? जवाब होगा हाँ, अगर उनके पास अपने व्यापार में किसी अन्य कलाकार की तरह ही कौशल और गर्व है और उसके लिए उतना ही सम्मान है तो बेशक हम उन्हें कलाकार कह सकते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं लंदन में बसे एक जर्मन शू मेकर मिस्टर जेसलर की कहानी, जो कि एक आदर्श कलाकार हैं। वो अपनी कला के लिए अपना जीवन कैसे समर्पित करते हैं बिना अपने कार्य की गुणवत्ता से समझौता किए। आइए जानते हैं। कथाकार एक व्यक्ति को अपने बचपन के समय से ही जानता था, जो कि उसके पिता के जूते बनाता था। यह व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में ही रहा करता था, जो लंदन के एक फैशनेबल हिस्से में एक छोटी सी गली में थी। उनकी दुकान बाकी दुकानों से थोड़ा अलग थी। उस पर जेसलर ब्रदर के नाम के बोर्ड के अलावा और कोई भी निशान नहीं था और खिड़की पर जूते के कुछ जोड़े रखे थे। मिस्टर जेसलर के पास पहले से बने जूते मौजूद नहीं थे। ग्राहक को अपने पैर का नाप व अन्य जानकारियां देकर ऑर्डर देना पड़ता था और मिस्टर जेसलर बिल्कुल उसी जानकारी के हिसाब से जूते तैयार करते थे। उनके बनाए जूते हमेशा ही सही फिट के होते थे और उनमें कभी कोई शिकायत नहीं आती थी। इसी वजह से कथाकार के लिए मिस्टर जेसलर के बनाए जूते बहुत अद्भुत व रहस्यमयी थे। कथाकार एक किस्सा बताते हैं कि जब उन्होंने अपना युवा पैर नाप के लिए आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा था कि क्या यह करना बहुत कठिन नहीं है, और उन्होंने अपनी दाढ़ी की लाली से अचानक मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि यह तो एक कला है। कथाकार कहते हैं कि मिस्टर जेसलर से बार बार जाकर जूते ऑर्डर करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके बनाए जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। कथाकार का मानना था कि उनके बनाए जूतों में कुछ तो ऐसा सिला होता था जिससे कि वह अस्थाई से परे हो जाते थे और अपने नियत समय से ज़्यादा ही चलते थे। कथाकार के अनुसार मिस्टर जेसलर की दुकान का अनुभव अधिकांश दुकानों से बिल्कुल भिन्न था। वहां पहुंचकर आराम से एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर शांति से प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यह अनुभव बिल्कुल वैसा था जैसे कि चर्च में होता था। तभी एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती थी, जो कि उनकी चप्पलों से लकड़ी की सीढ़ी पर चलने से आ रही थी। वह बिना कोट के थोड़े झुके हुए चमड़े के एप्रन में मुड़ी आस्तीन के साथ पलक झपकते हुए सामने ऐसे खड़े हो जाते थे मानो जूते के किसी सपने से जागे हों। और फिर कथाकार उनको देखते ही कहते थे, मिस्टर जेसलर, आप कैसे हैं? क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के जूते की एक जोड़ी बना सकते हैं? बिना एक शब्द कहे मिस्टर जेसलर कथाकार को कुछ दिखाने के लिए लाने अंदर चले जाते थे। कथाकार फिर से बैठकर उनके व्यापार यानी चमड़े की गंध सूंघा करते थे, जो कि बिल्कुल चर्च में आती अगरबत्ती की खुशबू जैसी प्रतीत होती थी। जल्द ही वह हाथ में सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का एक टुकड़ा लेकर वापस आते थे। उस पर नजरें गड़ाए हुए वे कहते, क्या खूबसूरत टुकड़ा है। फिर कथाकार भी उसकी प्रशंसा करते थे। फिर मिस्टर जेसलर उनसे पूछते कि उन्हें अपना ऑर्डर कब तक चाहिए। कथाकार जवाब में कहते कि जब भी आप आसानी से दे पाएं। अगर मिस्टर जेसलर होते तो जवाब मिलता कि निर्धारित इतने दिनों में जूते मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनके बड़े भाई होते तो वे कहते कि वो अपने भाई से पूछकर बताएंगे। तब कथाकार कहते, धन्यवाद, सुप्रभात मिस्टर जेसलर। जवाब में मिस्टर जेसलर सुप्रभात कहते। फिर भी उनकी नज़रें हाथ में पकड़े चमड़े पर ही गड़ी रहती। जैसे ही कथाकार दरवाजे की ओर बढ़ते, उन्हें मिस्टर जेसलर की चप्पलों से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनाई देती। कथाकार मानते थे कि वे वापस अपने जूतों के सपनों को पूरा करने वापस जा रहे थे। कथाकार फिर उस दिन के बारे में बताते हैं जिस दिन अब उसने मिस्टर जेसलर को जूते की आखिरी जोड़ी के बारे में बताया, जो कि चरमरा गई थी। मिस्टर जेसलर बिना उत्तर दिए
कथाकार की ओर देखते ही रहे। वह उम्मीद कर रहे थे कि शायद कथाकार अपने बयान को वापस लेगा या उसे सुधार कर दोबारा कहेगा। जब कथाकार ने ऐसा नहीं किया तो मिस्टर जेसलर ने कहा कि उसे चरमराना नहीं चाहिए था। वह कहते हैं कि यह संभव है कि कथाकार द्वारा उन्हें पहनने से पहले ही वे गीले हो गए हों। हालांकि कथाकार ने इस संभावना को खारिज कर दिया। मिस्टर जेसलर ने अपनी आंखें नीचे की और उन जूतों के बारे में सोचने लगे। मिस्टर जेसलर उदास दिखे और कथाकार को उनके जैसे मेहनती व्यक्ति के लिए इतनी गंभीर बात का उल्लेख करना बड़ा बुरा लगा। फिर मिस्टर जेसलर ने कथाकार से कहा कि वह जूते उसके पास वापस ला दे। वह उनमें दोष का पता लगाना चाहता था। मिस्टर जेसलर ने तब कथाकार से कहा कि कुछ जूते ऐसे होते हैं जो कि उनके निर्माण की शुरुआत से ही खराब होते हैं। उनमें कुछ ऐसा होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। मिस्टर जेसलर कहते हैं कि अगर उनके जूते के लिए भी ऐसा कोई मामला होगा तो वह उन्हें कथाकार के बिल से हटा देंगे। एक बार कथाकार मिस्टर जेसलर की दुकान में जूते ऑर्डर करने पहुंचे। बिना ध्यान दिए गलती से उस दिन कथाकार ने एक बड़ी फर्म से खरीदे जूते पहने थे। वह जूते उन्होंने एक आपातकालीन स्थिति में बड़ी दुकान से खरीदे थे। उस दिन मिस्टर जेसलर ने बिना कोई चमड़ा दिखाए ऑर्डर ले लिया। वह पूरी तरह कथाकार के उन असहज जूतों को देखने में व्यस्त थे। थोड़े समय बाद उन्होंने कथाकार से कहा कि ये जूते उनके बनाए हुए नहीं थे। उनका स्वर उस वक्त ना तो क्रोध का था, ना शोक का, ना तिरस्कार का, लेकिन उसमें कुछ ऐसा शांत आभास था जो कि रक्त तक जमा दे। मिस्टर जेसलर ने फिर अपना हाथ नीचे रखा और बाएं बूट पर एक उंगली दबाई, विशेष रूप से वहां जहां कथाकार को बूट आरामदायक नहीं लग रहा था। उन्होंने फिर अपने जर्मन उच्चारण में कथाकार से कहा कि जिस स्थान को वह छू रहे थे वह लेखक को दर्द पहुंचा रहा था। फिर उन्होंने अपने व्यापार की स्थितियों और कठिनाइयों के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने शिकायत की कि बड़ी फर्मों का कोई स्वाभिमान नहीं है। यह पहली बार था जब कथाकार ने उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में इतनी व्यक्तिगत चर्चा करते सुना था। उन्होंने कहा कि यह बड़ी फर्म अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बजाय धन की मात्रा पर अधिक ध्यान देते हैं। उनका विज्ञापन उनके काम से ज़्यादा आकर्षक होता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते। लोग बड़ी फर्मों की ओर आसानी से विज्ञापनों की वजह से आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी कंपनियों ने विज्ञापनों के कारण उनके सभी ग्राहकों को ले लिया। वर्तमान में उनके पास कोई काम नहीं था और शायद इसी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हर साल उनका काम कम होता जा रहा है और इससे उन पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि कथाकार को जल्द ही पता चल जाएगा कि उनका काम कितना कठिन था। कथाकार ने पहली बार उनके बूढ़े चेहरे की ओर गौर किया, जो कि अब काफ़ी लकीरों से घिर चुका था। उन्होंने ध्यान दिया कि मिस्टर जेसलर कितने संघर्षों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कोशिश किए जा रहे थे। कथाकार ने कोशिश की कि वह उन्हें समझा सके कि आखिर उसने वो जूते खरीदे क्यों थे। आखिर उन्हीं जूतों की वजह से उन्हें यह सब याद करना पड़ा था। लेकिन मिस्टर जेसलर के चेहरे के हाव भाव और लहजे ने कथाकार पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वह कुछ मिनटों के दौरान इतने जोड़ी जूते खरीद चुके थे कि उसे अगले 2 वर्षों तक उससे मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक बार कथाकार मिस्टर जेसलर से मिलने उनकी दुकान पर गए। वहां उन्होंने उनके बड़े भाई को चमड़े का एक टुकड़ा संभालते देखा। कथाकार ने मिस्टर जेसलर का अभिवादन किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। मिस्टर जेसलर कथाकार के करीब आए और उनकी ओर ध्यान से देखा और कहा कि वह ठीक हैं, लेकिन उनके बड़े भाई मर चुके हैं। यह सुनकर कथाकार चौंक गए। उन्हें पहले लगा था कि वे मिस्टर जेसलर के बड़े भाई से बात कर रहे हैं, लेकिन वह तो मिस्टर जेसलर स्वयं थे। यह दर्शाता है कि मिस्टर जेसलर कितने बूढ़े व थके हुए दिखने लगे थे। मिस्टर जेसलर ने तब कहा
कि उनका बड़ा भाई एक अच्छा आदमी था और अच्छे जूते बनाता था। फिर उन्होंने संकेत देकर बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु का कारण बुढ़ापा था। फिर उन्होंने जूते के बारे में बात करके और लेखक को चमड़े का एक सुंदर टुकड़ा दिखाकर विषय बदल दिया। कथाकार को उनके लिए इतना बुरा लगा कि उसने कई जोड़े जूते ऑर्डर कर दिए। वे बहुत लंबे समय के बाद आए। हालांकि गुणवत्ता पहले से बेहतर थी। वे इतने अच्छे थे कि वे सामान्य जूतों की तुलना में अधिक समय तक टिके रहे। कथाकार जूते प्राप्त करने के तुरंत बाद विदेश चले गए। 1 साल से अधिक समय बीत चुका था। कथाकार फिर से लंदन वापस आ गए। कथाकार जिस पहली दुकान पर गए वो मिस्टर जेसेलर की थी, जिसे वे अपना पुराना मित्र मानते थे। इतने समय में मिस्टर जेसेलर बिल्कुल बदल चुके थे। कथाकार एक 60 साल के व्यक्ति को छोड़कर गए थे, लेकिन जब वह वापस आए तो वहाँ एक 75 वर्ष का कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति था। मिस्टर जेसेलर काफ़ी कमज़ोर व थके हुए लग रहे थे। वह कथाकार को बिल्कुल पहचान नहीं पाए। उन्होंने अन्य ग्राहकों की तरह ही कथाकार से पूछा कि क्या उसे कोई बूट चाहिए। साथ ही कहा कि खाली समय होने के कारण वह उन्हें जल्दी से बना सकते हैं। लेखक ने मिस्टर जेसेलर से हर तरह के जूते बनाने का अनुरोध किया। इस बार ऑर्डर आने में काफ़ी समय लग रहा था, इसीलिए लेखक ने उन जूतों के आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हालांकि जूते उसी दिन शाम को पहुंच गए। एक एक करके कथाकार ने सारे जूते पहनकर देखे। हर पहलू में, आकार, फिट, परिष्करण और गुणवत्ता में वे सबसे अच्छे जूते थे जो मिस्टर जेसलर ने अब तक बनाए थे। लेखक चेक लिखने और पोस्ट करने के लिए जल्दी से नीचे चले गए। ऑर्डर प्राप्त करने के 1 हफ्ते बाद कथाकार उसी गली से गुजर रहे थे जहां मिस्टर जेसेलर की दुकान थी। उन्होंने तय किया कि वे मिस्टर जेसेलर के पास जाकर उनके काम की तारीफ करेंगे। हालांकि जब कथाकार उस जगह पर पहुंचे जहां मिस्टर जेसेलर की दुकान थी, उन्होंने देखा कि उनका नाम कहीं भी नहीं था। कथाकार यह देखकर स्तब्ध थे और वह डरते हुए दुकान के अंदर चले गए। दुकान में मिस्टर जेसेलर की जगह एक नौजवान अंग्रेज था। कथाकार ने युवक से पूछा कि क्या मिस्टर जेसेलर दुकान में थे। युवक ने ना में उत्तर दिया। फिर उसने कथाकार से कहा कि वह खुशी से उनकी किसी भी चीज़ में मदद कर सकता है, क्योंकि अब यह दुकान वे ले चुके थे। हालांकि कथाकार ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मिस्टर जेसलर से मिलना चाहते थे। उसने अपना प्रश्न दोहराया। युवक समझ गया और उन्होंने बताया कि मिस्टर जेसलर मर चुके थे। कथाकार को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। उन्होंने उस आदमी से कहा कि उनका मरना संभव ही नहीं है, क्योंकि पिछले बुधवार सप्ताह में ही उन्हें मिस्टर जेसलर से ऑर्डर किए हुए जूते मिले थे। अंग्रेज युवक कथाकार को समझाने लगा कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि मिस्टर जेसलर ने खुद को भूखा रखा था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत का कारण धीमी भूख थी। युवक ने बताया कि ये उनके काम करने की तरीके की वजह से हुआ था। वो हमेशा दुकान खुली रखते थे और किसी और को जूतों पर हाथ भी नहीं लगाने देते थे। जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था, वे उन्हें बनाने में व देने में बहुत समय लगा देते थे। इस तरह मिस्टर जेसलर धीरे धीरे अपने ग्राहक खोते गए। लोगों में बिल्कुल धैर्य नहीं था। इन सब के बावजूद मिस्टर जेसलर ने जूते बनाने बंद नहीं किया। युवक इस बात को मानता है कि मिस्टर जेसलर सबसे अच्छे जूते बनाते थे, लेकिन विज्ञापनों के अभाव में वह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ चुके थे। अंग्रेज युवक का मानना था कि जिन विचारों के साथ मिस्टर जेसलर काम करते थे, उनके साथ ये होना नियत था। इन सब बातों के बावजूद कथाकार यह समझ नहीं पा रहे थे कि मौत का कारण भुखमरी कैसे हो सकता है। उस युवक ने बताया कि यह कारण थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला हुआ हो सकता है, लेकिन उसने मिस्टर जेसलर के काम का दिन रात निरीक्षण किया था, उस दिन तक जब उन्होंने आखिरी जूते बनाए। मिस्टर जेसलर ने न कभी खुद को न ही खाने को समय दिया। उनके घर में एक पैसा तक नहीं था। वह अपना सारा पैसा किराए और चमड़े पर खर्च कर देते थे, लेकिन खाने पर नहीं। युवक के मुताबिक इतने बूढ़े व्यक्ति को बिना भोजन के इतने लंबे समय तक जीवित देखना आश्चर्यजनक था।
वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक अनूठा चरित्र था, लेकिन वह वास्तव में बहुत अच्छे जूते बनाते थे। कथाकार युवक की इस बात से सहमत थे और कथाकार के अलावा भला कौन यह समझ सकता था कि मिस्टर जैसलर वाकई बेहतरीन जूते बनाते थे। इस कहानी से हमें अपने काम के प्रति ईमानदार व समर्पित रहने की सीख मिलती है। जैसलर बंधु पूरी कहानी में अपने कार्य के प्रति वफादार दिखे, यहाँ तक कि जब वे अपने व्यापार में भारी नुकसान झेल रहे थे, उन्होंने अपने जूतों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया और लंदन में सबसे बेहतरीन जूते बनाते रहे। उनके लिए पैसे कभी भी उनके काम से बढ़कर नहीं थे। मिस्टर जैसलर ने एक बार कहा था कि जूते बनाना एक कला है और उन्होंने अपने इस तथ्य को सच करके दिखाया। उनके बनाए जूते इतनी बढ़िया गुणवत्ता के थे कि कोई भी उन्हें जल्दी से खराब नहीं कर पाता था। उनका अपने कार्य के प्रति जुनून और समर्पण हमें सिखाता है कि हमें अपना कार्य सच्ची निष्ठा के साथ करना चाहिए, ताकि कल अगर हम ना भी रहें तो हमारे काम की गुणवत्ता के लिए हमें याद किया जाए, जैसे कि जैसलर बंधुओं को याद किया जाता है।